हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है एम्स एकेडमी के चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लास्ट 10 डेज़ की। भाई एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके तो 15th और 16th को मैथ्स का एग्ज़ाम है, और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो लगभग अब हमारे पास 10 डेज़ ही हैं। क्योंकि अगर आपका मैथ्स का एग्ज़ाम बाद में होगा तो हो सकता है कि हिंदी SST वगैरह का किसी का एग्ज़ाम पहले हो। तो लास्ट 10 डेज़ अब हमारे पास बचे हैं, तो क्या हमारी परसेंटेज इन लास्ट 10 डेज़ में इंप्रूव हो सकती है? तो आंसर इज यस। अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अब आपके 99 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मार्क्स थोड़े से इंप्रूव जरूर किए जा सकते हैं अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो। अब वो स्ट्रेटजी ही मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो मैंने स्ट्रेटजी बताने से पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स पे ये डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि भाई हर बच्चे के लिए सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। तो मैंने मेनली 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स को इस वक्त कैटेगराइज किया हुआ है। पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरे साल खूब मस्त इंजॉय किया है, पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जब स्कूल में कराया जा रहा था तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जब ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा था तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं की, तो वो बच्चे हैं वीक स्टूडेंट्स। वीक स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, या फिर ये कहें कि भाई पढ़ाई अच्छे से नहीं की, पढ़ाई वीक है, वीक स्टूडेंट नहीं है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में स्ट्रांग हो। दूसरे वो मतलब ये वो बच्चे जिनसे NCERT भी नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना, मतलब इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ गए हैं वो कि उनसे NCERT भी नहीं हो रही है। दूसरे वो हैं जिनसे NCERT तो हो जाती है, बाकी और बुक्स नहीं हो रही हैं, तो वो है मॉडरेट वाले। और एक वो बच्चे भाई जिनसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, जिन्होंने NCERT भी कर रखी है, एग्जाम्पलर भी कर रखी है, बाकी सब कुछ कर रखा है। तो ये है बेस्ट जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है, ये वो बच्चे हैं जिनकी मॉडरेट प्रिपरेशन हो रखी है, ये वो बच्चे जिनकी वीक प्रिपरेशन हो रखी है फाइनल एग्जाम के लिए। तो अब आपको क्या करना है भाई, इन बच्चों से तो मैं बस यही कहूंगा कि आप NCERT पर ध्यान दें, NCERT पे ध्यान दें। इसके लिए हो सके तो 1 शॉर्ट वीडियोस देख ले, 1 शॉर्ट वीडियो, क्योंकि अगर आपसे NCERT भी नहीं हो रही इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो भाई साहब पढ़ाई कैसे करोगे। तो पहले आप देखिए NCERT की 1 शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि आपको 1 या 2 आवर्स में एक चैप्टर करा देंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपने भाई नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा, नंबर सिस्टम चैप्टर आपने पढ़ा 1 शॉर्ट वीडियो से, आपको समझ में भी आ गया, तो आप डायरेक्टली जाएंगे NCERT पर और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो एटलीस्ट आप पास हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे NCERT भी नहीं हो रही तो फिर तो आपका पास होना ही मुश्किल है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको फोकस करना है NCERT पर। और अगर हो सके तो RD शर्मा, घबराओ मत भाई, सुन लो पूरी बात, RD शर्मा के जो असर्शन रीजन एंड केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं, भाई केस स्टडी तो बहुत ही ज्यादा इजी होती है, मेन है असर्शन रीजन। ठीक है, तो RD शर्मा से जाकर अपने असर्शन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चंस कर लीजिए। ये 2 चीजें आपको करनी है, NCERT और साथ में असर्शन रीजन और केस स्टडी के लिए RD शर्मा की जो पतली वाली बुक आती है उससे कर लीजिए। ठीक है, या फिर कहीं से भी मिल जाए, जरूरी नहीं है RD शर्मा ही, कोई सी भी बुक उठाकर आप केस स्टडी और असर्शन रीजन कर सकते हैं। अब आते हैं इन पर, मॉडरेट वाले बच्चे जिनको NCERT आती है लेकिन अगर टफ क्वेश्चन दे दिया जाए तो नहीं हो पाते हैं, तो इनको क्या करना है कि भाई सबसे पहले तो NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीजिए। अब कैसे पता चलेगा भाई इंपॉर्टेंट, ये किसी से मार्क करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे। कैसे? आपने फर्स्ट चैप्टर निकाला, आपने देखा एग्जाम्पल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, मतलब देख के ही पता चल रहा है कि ये तो मैं 100% कर लूंगा या कर लूंगी। फिर आप आया एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज 1.1 मैं अपनी तरफ से ऐसे ही ले रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आपको ये आता हो। 3rd क्वेश्चन में आपको लग रहा है भाई ये कैसे होगा, इसमें डाउट आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बाकी सारे छोड़ दीजिए क्योंकि आपको ऑलरेडी NCERT आती है। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से पूरे आप बुक में देखेंगे, पहले तो सॉल्व्ड एग्जांपल बिल्कुल भी मत छोड़ देना, सॉल्व्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप खुद से
पेन से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो हो सकता है कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे जिनमें आपको डाउट हो, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी ध्यान रखेंगे। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मान लीजिए आपको लिखना पड़ता है लेट रेडियस ऑफ कोन बी दिस, रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस, हाइट ऑफ कोन इज दिस। आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप डायरेक्टली लिखेंगे फॉर्मूला। मान लीजिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो आप फॉर्मूला लिखकर नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। और अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, मान लीजिए रेडियस दी हुई है 7, तो 7 7 7 क्यूब आ जाएगा 3 टाइम्स। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर आ रहा है सॉल्व करके उसको क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो फिर आप ये वाला स्टेप भी स्किप कर दीजिए। तो उससे होगा क्या, इतने सारे स्टेप्स जो है वो आपके स्किप हो गए, तो आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने आ जाएंगे तो भाई ये सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपरली लिखनी है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी। इसके बाद सबसे पहले आप मूव करेंगे असर्शन रीजन और केस स्टडी पर। सबसे पहले आप एनसीईआरटी करने के बाद असर्शन रीजन और केस स्टडी कीजिए। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा से भी कर सकते हैं, किसी दूसरी बुक से भी कर सकते हैं। वो कोई एज सच फिक्स नहीं है कि आप कहां से करेंगे, जहां से आपको ठीक लगे वहां से कर लो। बट असर्शन रीजन में यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। केस स्टडी में मैंने देखा है हो जाते हैं, बट असर्शन रीजन में बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, तो मेनली आपने एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, असर्शन रीजन और केस स्टडी तो वैसे ही कम रहते हैं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने कर ली, क्योंकि इन दोनों में तो काम जो है वो कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने कर ली तो आपकी परसेंटेज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से ही रहते हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आप ऑलरेडी कवर कर लोगे। बस, तो जो वीक जिनकी प्रिपरेशन है वो वन शॉट वीडियो देखेंगे, एनसीईआरटी करेंगे और साथ में असर्शन रीजन करेंगे, चाहे आर.डी. शर्मा से करें या किसी दूसरी बुक से करें। मॉडरेट जिनकी प्रिपरेशन है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार और करेंगे, असर्शन रीजन और केस स्टडी करेंगे क्योंकि ये आते हैं, और साथ में करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो ये है मॉडरेट बच्चे, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं तो इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। अब आ जाते हैं डायरेक्टली किस पर, जिनकी बेस्ट प्रिपरेशन हो रखी है, जिनको लगता है भाई फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, डायरेक्टली कैलकुलेशन करो और अपना आंसर चेक करो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी के जरूर कर लेंगे, साथ में सॉल्व्ड एग्जांपल भी करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चों को लगता है ये कहां से आ गया, वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स से रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे किस पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मुझे लगता है जो जिनकी बेस्ट प्रिपरेशन है उन्होंने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ऑलरेडी कर रखी होगी। तो एग्जाम्पलर के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ उन पे ध्यान देना है। जो आपको देख के लग रहा है भाई ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, वो आपको छूने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो आपको ऑलरेडी आता है। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए एग्जाम्पलर से। फिर आपकी थर्ड आएगी आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा या कहीं से भी यार असर्शन रीजन कर लो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, असर्शन रीजन एंड केस स्टडी। असर्शन रीजन और केस स्टडी से आप करेंगे, और मुझे लगता है अगर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन है ये तीनों चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी होंगी, और अगर कर रखी है तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है। अब आपके लिए, क्योंकि आप बहुत पहले कर चुके हो ऑलरेडी, और अगर आप करोगे भी तो अब आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा क्या
सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स निकालिए और 3 आवर के क्वेश्चंस वहां से, जो 3 आवर्स के पेपर्स होते उनको बैठ के सॉल्व कीजिए। उनको अगर आप बैठकर सॉल्व करेंगे और टाइमर आप लगा लीजिए, टाइमर लगा के आप करेंगे तो एक तो आपको विद इन 3 आवर्स वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने की हैबिट बन जाएगी। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पेपर आएगा, उसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होगे। तो जब आप जाके एग्जाम में बैठोगे तो आपको पेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करोगे वो एक बार, अब देखो यहां पर जब आप सैंपल पेपर्स करोगे ना तो रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, सडनली कोई भी नया क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। तो अगर आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि फिर आपकी तैयारी बेस्ट है। तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन में आपको एक बार और बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लेट रेडियस या हाइट वगैरह या फॉर्मूला वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किनको? इनको, इन बच्चों को जरूर लिखना है क्योंकि फॉर्मूले भी हो सकते हैं आपको याद ना हो, तो फॉर्मूले याद करना है आपको। ये सारे स्टेप्स अभी बचाने, प्रैक्टिस के टाइम पर बचाने हैं, एग्जाम में जाकर लिखने। आप कहां से शुरू करोगे? डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई की वैल्यू डायरेक्टली पुट कीजिए और आर जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी डायरेक्टली पुट करके अपना आंसर सॉल्व करके निकालेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा और कम टाइम में आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो ये है मेरी एडवाइस आपके लिए कि अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, और डिफरेंट कैटेगरीज मैंने इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि सारे बच्चों के लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। साथ के साथ मैं आपको बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। लास्ट 10 to 15 डेज है, मेहनत कीजिए, सही से बैठ जाइए, थोड़ा खेलना वेलना बंद कर दीजिए, यूट्यूब वगैरह पर मत देखिए, पूरा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। उसके बाद अपने फिर से पढ़ाई लिखाई तो खत्म ही हो जाएगी। जब आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे तो फिर आप थोड़ा चिल कर सकते हो, मस्त इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।